दोस्तों इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और इसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड। ये एक तरीके का दोस्तों एसे है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एरिस्टोटल के एक बहुत ही फेमस वर्क द पोएटिक्स को कवर किया था। तो अभी तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग द पोएटिक्स वीडियो को जरूर देखो जा करके। जो भी मैंने उसमें जो भी चीज़ें बताई हैं वो एक तरीके से पूरा बेस है, पूरे जो भी अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसका पूरा बेस है। तो आप लोग दो द पोइटिक्स को जरूर देखो जा करके, उसके बारे में जरूर से समझो जा करके, क्योंकि एक तरीके से पूरा बेस है। ठीक है। सो अभी फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड के बारे में बात करेंगे। एक तरीके का जो एसे है वो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपको पता है, जैसा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो आपको पता है कि रोमांटिक एज के एक बहुत ही बड़े पोइट में से उनकी गिनती करी जाती है। ठीक है। सो रोमांटिक एज की बात करी जाए और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ना आए तो फिर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने आपको यहाँ पर जो आज का जो हमारा ये जो पूरा एसे है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, सो सबसे पहले इसके बारे में बता दें अबाउट द टाइटल। तो जो प्रीफेस होता है वो एक तरीके का दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीफेस होता है वो कोई भी जब आप बुक खोलते हो तो जो सबसे पहले पेज में जो भी अबाउट द बुक, अबाउट द राइटर, जो भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी होता है वो कवर किया जाता है, उसी को प्रीफेस बोलते हैं। कि जब भी आप कोई बुक खोलते हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पेज में ही पूरे बुक के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिस भी टॉपिक में जो भी बुक है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसी को दोस्तों प्रीफेस बोलते हैं। ठीक है। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, अब देखिए आपको पता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनका एक तरीके से जो भी पोएम्स का कलेक्शन आया हुआ था जो कि लिरिकल बैलेड के नाम से पब्लिश्ड हुआ करता था। इनके मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दो लोगों का मिल करके जो भी वर्क पब्लिश होता था वो था लिरिकल बैलेड। ठीक है। सो उसी का दोस्तों प्रीफेस जो भी था उसी को विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, एक तरीके का ये पूरा एक तरीके से ऐसे है जिसमें हमको ये जानने को मिलेगा कि जो भी पोइट्री है उसका किस तरीके का स्टाइल होना चाहिए, जो भी किस तरीके से हम लोगों को जो भी पोइट्री है उसको लिखा जाना चाहिए, या इनके जो भी थॉट्स है पोइट्री को लेकर के या फिर प्रोज को लेकर के, वो सारी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक होता है। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा कठिन है और किस तरीके से लिखना है एग्जामिनेशन में, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिरिकल बैलेड आपको पता है एक तरीके का पोएम्स का कलेक्शन था जो कि एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों लोगों का एक तरीके से कंबाइंड मिक्सचर था। ठीक है। तो कलेक्शन था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिरिकल बैलेड के ही बारे में बात करते हैं। लिरिकल बैलेड एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें जरूर मेंशन करनी चाहिए कि एक्चुअल में लिरिकल बैलेड है क्या, तो इसको तो जरूर बताना चाहिए ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलरिज का एक तरीके का कलेक्शन था 23 पोएम्स का, इन विच 19 पोएम्स जो थी वर्ड्सवर्थ की थी और साथ ही साथ में जो 4 पोएम्स थी वो थी एस.टी. कॉलरिज की। जो सबसे पहली जो इनकी जो भी कलेक्शन में जो पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, जो यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज की थी, एस.टी. कॉलरिज ने इस पूरी पोएम को लिखा था, तो वही उनकी एक तरीके से फर्स्ट पोएम थी। अब ये जो लिरिकल बैलेड है उसके 4 एडिशन आए हुए थे। 4 एडिशन में सबसे पहले जो एडिशन था वो 1798 में आया था, फिर 1800 में आया था, फिर 1801 में आया था, देन 1805 में आया था। अभी देखिए जो सबसे पहला जो वर्क था उसमें कोई भी प्रीफेस नहीं ऐड किया गया था, मतलब कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने कोई भी तरीके का प्रीफेस नहीं दिया था सबसे पहले एडिशन में। तब अब इन्होंने क्या किया था, जैसे ही सबसे पहले कोई भी जो भी बुक था उसको पब्लिश कर दिया, अब उसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं दिया, तो लोग क्या करने लगे, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने लगे। क्रिटिसाइज इस वजह से भी लोग करने लगे क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये एक तरीके से बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते थे और उस समय जो टाइम चल रहा था वो ट्रेड चल रहा था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अलग अलग तरीके से, जो भी बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स को चुन करके लाओ और उसके बाद में पोइट्री को जो भी है एक तरीके से ओवर ऑर्नामेंटेशन करो, उसका ऊपरी साज मतलब कि उसको अलग से सजाओ। ठीक है। तो पोइट्री को बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसा लोग बहुत बड़ा ऐसा लेते थे कि ऐसा लगता था जैसे कि पोइट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका ऐसा मानना था कि जो पोइट्री होनी चाहिए उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन होनी चाहिए। ठीक है। जिससे कि जो भी रीडर्स हैं उसका वो भी इंजॉय कर पाए। ठीक है। केवल जो भी राइटर है, केवल यही नहीं कि जो राइटर है तो उसने केवल जो लिख दिया और पब्लिश और उसकी जो पोएम है वो पब्लिश्ड हो गई, अब वो जो
कठिन वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, वो केवल उसी तक सीमित रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा पोएम, वो उस वर्क को सभी लोग, कॉमन पीपल भी इंजॉय कर पाएंगे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उसको भी वो इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सोच करके इन्होंने सबसे पहला जो एडिशन था वो 1798 में पब्लिश तो कर दिया था, और बहुत ही सिंपल इसमें पोएम्स का कलेक्शंस था, बट लोगों की तरफ से बहुत इनको क्रिटिसाइज मिला। तो इनको एक तरीके से ज़रूरत पड़ी ये चीज़ बताने की कि इनके थॉट्स क्या हैं अबाउट द पोइट्री, कि इनके थॉट्स ये हैं कि सभी लोग पोइट्री को एंजॉय कर पाएँ। इसी पर्पज़ से ये पूरा एक तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। तो तभी इन्होंने सेकंड एडिशन के अंदर दोस्तों क्या किया था, अपना एक प्रिफेस को ऐड किया था, ठीक है। तभी यही जो सेकंड एडिशन के अंदर जो प्रिफेस ऐड किया गया था उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एडिशन नो प्रिफेस, बट इन सेकंड एडिशन वर्ड्सवर्थ एडेड प्रिफेस। लेकिन सेकंड एडिशन में क्या हुआ था, प्रिफेस ऐड हुआ था, ठीक है। फिर रोमांटिक पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस लिरिकल बैलेड, और जो रोमांटिक पीरियड था वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। रोमांटिक पीरियड जो भी था, आपको पता है कि जब तक ये नहीं आए थे, जब तक इन्होंने मतलब कि जब स्टार्टिंग किसी चीज़ की करी जाती है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, उसकी लोग बुराई करते हैं एक तरीके से। जब भी कोई आप नया काम करो तो उसकी बुराई मिलती है, ठीक है, बट उसको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है, ठीक है। सो अभी क्या है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनको सबसे पहले तो आगे फर्स्ट एडिशन में उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे, बट अभी सेकेंड एडिशन में जब इनका प्रिफरेंस ऐड हुआ और लोगों को इनके थॉट के बारे में पता चला कि हाँ एक्चुअल में ये क्या सोचते हैं पोइट्री के प्रति, और कि ये क्या भी मतलब कि किस वजह से ये सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, तभी इनको जाकर के लोगों की तरफ से एक तरीके से पहचान मिली और लोग इनको पसंद करने लगे, ठीक है। तो अपने सेकंड एडिशन में दोस्तों प्रेफेस जब इन्होंने ऐड किया तब जाकर के एक तरीके से इनको पहचान मिली। फिर यहाँ पर रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग भी इनके इसी टाइम से होती, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा पोइट नहीं था जो कि इस तरीके का करेज कर पाता कि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोइट्री को लिख पाता और लोगों के सामने उसको पब्लिश कर पाता या फिर उसको शो कर पाता, ठीक है। तो यही एक सबसे पहले ऐसे पोइट थे जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज में और सबसे ज़्यादा एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपनी पोएम्स को लिखा इन्होंने और पब्लिश भी करवाया, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है। तो रोमांटिक पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस लिरिकल बैलेड एंड बिकॉज इट इंक्लूड्स नेचुरलिस्टिक पोएम, मतलब नेचुरल जो पोएम्स होती हैं उसको वो इंक्लूड करते हैं, इस वजह से ही रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग होती है। रोमांटिक पीरियड का सीधा सा मतलब जो वर्ड रोमांटिक है, रोमांटिक का मतलब जो भी हम लोग समझते हैं वो तो होता ही है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए रोमांटिक का मतलब है कि थोड़ा सा अपने में जो आदमी रहे, एक तरीके से जो भी है ना कि स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जो भी अट्रैक्ट हो आदमी, ठीक है, आध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट हो, थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, उस चीज़ को भी हम लोग एक तरीके से रोमांटिक बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए फिर आगे क्या है कि ये जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो लिरिकल बैलेट का जो भी एक बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं ये आपको लिखने जरूर है, मेंशन करने हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यहाँ पर मैंने यूज़ किया, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ड्सवर्थ जो है हैव प्रेजेंटेड इजी वर्ड्स फॉर कॉमन लाइफ। अब इन्होंने बहुत ही कॉमन लोगों के लिए बहुत ही इजी वर्ड्स को ढूंढ करके आराम से जो भी पोएम्स थे वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे। लाइफ इंस्टेड ऑफ एडवांस वर्ड, अब ये अपनी पोइट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे, नो एडवांस वर्ड, बट इंस्टेड ऑफ मतलब कि एडवांस वर्ड्स की जगह ये क्या यूज़ करते थे, बहुत ही ईजी वर्ड्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है अपने जरूर जो भी आप आंसर दोगे। फिर आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इन द प्रिफरेस वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज डिज़ायर टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ओवर डेकोरेटेड स्टाइल। अब इन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया, अपनी प्रिफरेस के अंदर इन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया, उन राइटर्स को भी उन पोइट्स को भी क्रिटिसाइज़ किया जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर डेकोरेट करते थे अपनी पोइट्री को, बहुत ही तरीके से सजाते थे। क्योंकि अगर आप अपनी पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा कठिन लैंग्वेज में लिखोगे, बहुत ही सजा करके लिखोगे, तो मे बी आप उसको समझ पाओ और आपकी ज़्यादातर उसमें मेहनत भी लगेगी, बट होगा क्या, लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो
उससे आपकी एबिलिटी तो पता चल जाएगी कि आप कितने ज़्यादा योग्य हो, आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हो ना, सीधा सा मतलब इनका यही है कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत ही ज़्यादा जो पोइट्री होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ओवर डेकोरेटेड स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की ओवर जो अति होती है ना एक तरीके से, तो वो बहुत ही ख़राब होती है। जैसे कि अगर बात करें कि कोई भी अगर टीचर है, सपोज़ कि कोई टीचर, उसको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है, अब वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश क्लास में इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि जिससे कि जो भी नॉर्मल पीपल्स हैं, जो भी उनके जो भी कॉमन क्लास से जो भी स्टूडेंट्स आए, वो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, तो फिर उसका इंग्लिश बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो उसका मतलब होना चाहिए वो सीधा सा लैंग्वेज से ही होता है कि उसको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। लैंग्वेज तो थोड़ा सा एक तरीके से ये है कि आप उसको ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ओवर डेकोरेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी समझाने वाली चीज़ है तो वो ऊपर से जाए, ठीक है। तो वही सीधी सी बात यहाँ पर भी बताई गई। फिर आगे देखिए क्या लिखा कि ये 18th सेंचुरी के पोइट्री थे। फिर यहाँ पर क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिबल आर्ट फॉर फ्रॉम द कॉमन मैन। इन्होंने कॉमन मैन के लिए एक तरीके से ये इन्होंने लिखने की स्टार्टिंग करी थी। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इनके इनके बारे में कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे पूरे, सिर्फ इस पूरे ऐसे के बारे में, कि इन्होंने देखिए इन्होंने एक और भी चीज़ बताई कि पोइट्री के बीच में और प्रोज के बीच में कोई भी इन्होंने खास डिफरेंस नहीं बताया, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं पोइट्री में भी सेम होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी प्रोज और पोइट्री में सेम होते हैं, तो इसमें कोई भी खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने बताया। और ये ऐसा मानते भी नहीं थे कि प्रोज और पोइट्री में कोई खास डिफरेंट है। बट ये बात मुझे थोड़ी सी कहीं से ऐसा लगता है कि सही नहीं है, जहाँ तक ऐसा लगता है कि ऐसा सही नहीं है। और इस चीज़ को दोस्तों, क्योंकि जो पोइट्री होती है वो एक तरीके का अलग, उसमें बहुत अलग चीज़ होती है, और जो प्रोज होता है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको कभी अलग से डिस्क्राइब करेंगे। बट ये चीज़ इनकी कभी कहीं पर ऐसा जब पढ़ा तो ऐसा लगता है कि मतलब कि ये चीज़ तो उनकी भी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, मिस्टेक है, ठीक है। और एस.टी. कॉलेज जो थे, जो इनके दोस्त थे बहुत अच्छे, उन्होंने भी अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरिया करके एक इन्होंने वर्क पब्लिश किया था इनके दोस्त ने एस.टी. कॉलेज में। और इस चीज़ में उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कैसे बोल दिया कि पोइट्री और प्रोज दोनों सेम हो, ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनीवेज, जो हमारा आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, पोइटिक डिक्शन। जो भी इन्होंने यहाँ पर पोइटिक डिक्शन का यूज़ किया, इन्होंने ये बताया कि इसमें अपनी पोइट्रीज के अंदर मीटर्स का यूज़ ज़्यादा करना पसंद करते थे। मीटर्स क्या होते हैं इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो भी प्रोज होते हैं, जो भी पोइट्स होते हैं उनको इन्होंने मोर देन साइंटिस्ट की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बताया है, मतलब कि उनसे भी बड़ा बताया, क्योंकि जो पोइट्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट से भी बड़े होते हैं, और साइंस से भी बड़ी जो भी होती है वो पोइट्री होती है। क्योंकि जब भी कोई इन्वेंशन करता है, सपोज़ कि कोई साइंटिस्ट है, जब उसने कोई इन्वेंशन करी तो उसकी जो खुशी होती है, सपोज़ कि कोई भी जैसे एडिशन थे तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार जब किया तो उस चीज़ की खुशी को केवल वही इंजॉय कर पाए होंगे, ठीक है। और कोई भी इतना ज़्यादा नहीं उसको एंजॉय कर रहा होगा, और केवल सारे के सारे लोग उसका लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है। बट अभी देखिए क्या है कि अगर सपोज़ कि कोई पोइट्री है जो कि बहुत ही अच्छी लिखी गई है, कोई भी पोइट होगा जिसने बहुत अच्छी पोइट्री को लिखा, अब वो क्या करना है, उसने कोई भी सपोज कि कोई भी पोइट्री को लिखा, अब वो जो पोइट्री जब पब्लिश हुई तो उसको जो भी रीडर्स पढ़ेंगे तो उसको भी वो भी इंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने क्या बोला है कि जो भी पोइट्स होते हैं वो साइंटिस्ट से भी बढ़ करके होते हैं, जो पोइट्री होती है वो भी साइंस से बढ़ करके होती है। फिर आगे देखिए थ्योरी ऑफ पोइट्री में इन्होंने ये बताया कि इजी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फीलिंग्स का बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया है, और इंटरनल होनी चाहिए, अपनी जो पोइट्री होनी चाहिए इनके अनुसार अंदर से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो वर्ड्सवर्थ है ये एक तरीके से दोस्तों मतलब आउटस्टैंडिंग पोइट अपने हिसाब से देखा जाए तो, मतलब इनकी जो भी स्टाइल होती थी लिखने की, जो भी इनका नेचर था लिखने का, जिस भी तरीके से ये लिखते थे, तो वो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे पोइट थे दोस्तों। और इनकी आसानी से सब कोई पोएम्स जो भी हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और स्पेशली मैं अपनी तरफ से भी पर्सनली बता दूं कि एक तरीके से फेवरेट पोइट्स में अगर कोई भी गिनती आती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम जरूर आता है, ठीक है। सो एनीवेज, फिर आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करी कि जब भी कभी आप पोइट्री को लिखने बैठे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए
कि हाउ, तो उसमें यहाँ पर आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ देयर आर 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस को इन्होंने बताया कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सपोज कि कोई भी चीज़ को लेकर के जब भी कोई पोइट्री पब्लिश करी जा रही है, कोई भी पोइट्री लिखी जा रही है, तो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि सपोज कि मैं अगर किसी भी पेड़ पौधे के बारे में, अगर मान लो कि मैं इस दुनिया के बारे में लिख रहा हूँ, सपोज कि जो वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो उसमें इन्होंने दुनिया के बारे में बताया है ना, जो लोग हैं, जो भी संसार है उसके बारे में बताया है, तो वर्ड के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, पूरे दुनिया के प्रति ऑब्जर्वेशन किया होगा। फिर उनके जो भी थॉट्स दिमाग में आएंगे उसको क्या किया होगा, कॉपी पेन से उन्होंने रिकलेक्ट किया होगा, मतलब कि जो भी दिमाग में थॉट्स आएंगे उसको कलेक्ट कर, मतलब कि दोबारा से कलेक्ट किया होगा, फिर से उन्होंने रिकलेक्ट किया होगा। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया होगा, फिल्टरिंग करी होगी। फिल्टरिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जो भी अच्छे जो भी वर्ड्स हैं, जो कि इनके काम के वर्ड्स हैं, उसको अलग किया होगा, जो बेकार के वर्ड्स होंगे उसको काट दिया होगा। उसके बाद में तब जाकर के इन्होंने उसमें ड्राफ्ट करके उसको एक तरीके से सजा करके एक पोइट्री का उन्होंने क्या किया होगा, एक तरीके से जो भी पोइट्री है उसको लिखा होगा। ठीक है, तो जो भी पोइट्री जब भी कभी लिखी जाती है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग एंड क्रिएशन ऑफ पोइट्री। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन किसी तरीके से जब भी आता है तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए कि इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म में क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो वर्ड्सवर्थ जो भी इन्होंने एक तरीके से, पाइनियर्ड का मतलब होता है एक तरीके से अपने ऊपर सर में बोझ उठाना, या फिर एक तरीके से जो भी बीड़ा उठाना, मतलब कि सपोज कि हम कोई तरीके का अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा दे, तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पर लेना, एक तरीके से ये आप बोल सकते हो। तो इन्होंने पूरी रोमांटिक एज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इसको अपने ऊपर इन्होंने लिया। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने जो भी रोमांटिसिज्म को क्या किया था, स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, सो ही गेव अ न्यू थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन, इन्होंने एक तरीके से जो भी पोइट्री की जो नई डिक्शन को इन्होंने बताया था। उसके बाद बेस्ड ऑन सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका एक तरीके से उसका यूज़ बताया था। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि ही डिमोलिश्ड, उन्होंने क्या कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था, मतलब कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को मना कर दिया था या फिर रिजेक्ट कर दिया था, जो कि अभी तक नियो क्लासिकल एज से चले आ रहे थे। नियो क्लासिकल अभी तक राइटर्स जो थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन वर्ड्स का यूज़ करके पोइट्री को लिखते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया था, उन सारे प्रिंसिपल्स का, उन सारी जो भी सिद्धांत थे उस सभी को उन्होंने डिमोलिश कर दिया था, उन सभी को रिजेक्ट कर दिया था, हटा दिया था, जो कि अभी तक चले आ रहे थे। अब उसको करेक्ट करके इन्होंने एक्यूरेसी, रूल्स, ये जितने भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज का जो भी से सब थे, इन सभी को हटा करके इन्होंने अपनी रूल्स खुद से बनाए थे। और उसमें इन्होंने क्या किया था, उन्होंने इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया था, नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल होता है उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस किया था, और इंस्पायरेशनल के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया था। ठीक है, सो अभी फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर और भी एक बात बताई थी कि वर्ड्सवर्थ सेज ऑल गुड पोएट्रीज इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचुरल। इनके अनुसार यही था कि जो भी पोएट्री जो होती है वो एक तरीके से नेचुरल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, पावरफुल फीलिंग्स, जो भी हमारे अंदर, जो भी दिमाग में जो भी हमारी फीलिंग्स आए, वो एक तरीके से एकदम नेचुरल फ्लो होना चाहिए पोइट्री का। ऐसा नहीं कि उसमें अलग से हम बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन कर दें या फिर अलग से बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जो भी हमारे दिमाग में आए सिंपली उसको बहुत ही सिंपल वे में लिखो। ठीक है, तो वही होता है एक्चुअल में। फिर आगे देखिए क्या है कि वर्ड्सवर्थ का कुछ व्यूज़ थे जो कि सब्जेक्ट मैटर, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, इन्होंने ये चीज़ बताया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द सब्जेक्ट मैटर इज पोइट्री कम्स फ्रॉम द पैशन। जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो कहाँ से आता है, सपोज कि कोई भी पैशन से अपने जो भी काम कर रहा है कि जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कोई भी लेक्चर दे रहा हूँ या फिर आप लोगों को बता रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, पैशन, जो भी मेरा पैशन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अपने इमोशंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और ह्यूमन बींग्स की जो भी फीलिंग्स है उसको भी साथ में शो कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आता है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब यही होता है सब्जेक्ट का कि एक्चुअल में जो भी पोइट्री है उसके अंदर बताया क्या गया है। तो बताया क्या गया है उसमें आपका जो भी है पैशन शो होता है, जो भी पोइट होता है उसका इमोशंस शो होते हैं, जो भी पोइट होते हैं उसके, और साथ ही साथ में जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो भी थॉट्स होते हैं वही शो होते हैं। फिर
द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द नेचुरल वर्ड्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर। ये सब्जेक्ट मैटर इनके अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे क्या है कि वर्ड्सवर्थ प्रेफर्स टू राइट अबाउट द कॉमन सिचुएशन, और ये किस चीज़ को लिखना पसंद करते थे, किस चीज़ को प्रेफर करते थे, ये कॉमन सिचुएशंस को लिखना पसंद करते थे, इवेंट्स के ऊपर बात करते थे, एंड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि इनके कुछ व्यूज़ थे जो कि पोइटिक डिक्शन के ऊपर थे। अभी सपोज कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनके व्यूज़ बताइए, पोएटिक डिक्शन क्या होता है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, ये चीज़ बताइए। तो पोएटिक डिक्शन भी सिंपली एक वही होता है जो कि कॉमन मैन्स के लिए लिखा जाए। पोएटिक डिक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा डिक्शन, ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ही कॉमन पीपल्स के लिए हो, कॉमन मैन के लिए हो, बहुत ही सिंपल हो। तो कॉमन पीपल्स के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है इनके अकॉर्डिंग कॉमन डिक्शन यही होता है, सॉरी पोएटिक डिक्शन वही होता है। सो इट इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्स, मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी पढ़े लिखे आदमी हो, जो पोइट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लिटरेट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट द लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि सभी लोगों के लिए, जो पूरा समाज है, मतलब कि एक तरीके से पूरी सोसाइटी के लिए होना चाहिए। एक कोई भी थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा भी आदमी अगर पोइट्री को पढ़े तो भी उसके समझ में आए। फिर आगे द पोइटिक लैंग्वेज इज़ द नेचुरल लैंग्वेज, और जो पोइट्रिक लैंग्वेज होती है वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। देयरफॉर इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल और इंस्टिंक्टिव। फिर आगे ये देखिए इनके कुछ एक और भी व्यूज़ थे दोस्तों पोइटिक मीटर की तरफ। अभी तक मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअल में मीटर क्या होता है। तो मीटर एक तरीके से दोस्तों क्या होता है, जब सपोज़ कि कोई भी पोइट्री आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ एक मीटर्स का यूज़ होता है। सपोज़ यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ते हैं कि द पोइटिक मीटर एक तरीके से क्या होता है कि इज़ द बेसिक, जो भी इसमें राइम्स यूज़ होते हैं, जो भी इसमें स्ट्रक्चर यूज़ होता है पूरे वर्स का, या फिर लाइंस इन वर्स, जो भी एक तरीके से जो भी रिदम में लिखा होता है, जो भी उसमें राइम्स वगैरह का यूज़ होता है पोइट्री के अंदर, वही क्या होता है एक तरीके से मीटर का यूज़, मीटर उसको बोलते हैं, पोइटिक मीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर लें तो आइम्बिक पेंटामीटर एक होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है, आइम्बिक टेट्रामीटर होता है। तो इन सभी को थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, तो इनको कभी और डिस्कस करेंगे। एनीवेज मैंने एक वीडियो बना करके भी रखी हो शायद कि जो भी मीटर एक्चुअल में पोइटिक मीटर होते क्या हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जो भी आइम्बिक पेंटामीटर होते हैं इज़ अ टाइप ऑफ मीटर, एक तरीके से मीटर का ही टाइप है। दैट कंटेन्स 5 आइम्स पर लाइन्स, मतलब कि हर एक लाइन में क्या होते हैं 5 आइम्स होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी पोइट्री के अंदर जो थे वो रेगुलर, मतलब कि जो वो अपनी पोइट्री के अंदर ना आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ ज़्यादातर करते थे। ये चीज़ यहाँ पर बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ बताया है कि ये अपने पोइट्री के अंदर ज़्यादातर अधिकतर आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ करते थे। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ मीटर इज समथिंग दैट रेगुलर एंड यूनिफॉर्म, जो कि रेगुलर होता है, यूनिफॉर्म होता है, मीटर वही कहलाता है। यूजुअली वर्ड्सवर्थ रोट हिज पोएम्स इन आइम्बिक टेट्रामीटर। और यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा पूरा एसे है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, आई थिंक कि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। जो कुछ भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हालांकि है तो बहुत लंबा ये पूरा एक एसे है, अगर जितना ही ज़्यादा इसको डीप में कभी और पढ़ाएंगे बताएंगे, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी टाइम को देखते हुए दोस्तों अभी इतना ही थोड़ा सा ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे फिर होगा क्या कि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा सा ऊपर से ही एक बार पढ़ लेना चाहिए ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, कभी और इसके बारे में और डिटेल में नॉलेज लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसटी कॉलेज की एक वर्क के बारे में बात करेंगे, जो कि है द बायोग्राफिया लिटरिया करके, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।